हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके मैंने नोट्स भी आपको दे दिए हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाई वी नीड मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने ऐड किया हुआ है, उसे आप देख लीजिए और वो समझने के लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें मेजरमेंट की नीड है, क्यों हम मेजरमेंट करते हैं। वैसे तो इसे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान सा ये सवाल है कि मेजरमेंट क्यों करते हैं, बट आप एक वीडियो देख करके और उसको और अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि वाई वी नीड मेजरमेंट। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि इस वीडियो को देखिए और फिर आगे बात करते हैं। मुगलों के जमाने में जब राजा अकबर का राज हुआ करता था, एक दिन शाही खजाने से एक चोर कुछ सोना चुरा ले गया। बहुत तहकीकात के बाद वो चोर पकड़ा गया और उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने शाही खजाने से सोना चुराया? इस जुर्म के लिए तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। सिपाहियों! नहीं नहीं शहंशाह, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी बहुत बीमार है महाराज। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। पिछले 4 दिनों से मेरे घर का चूल्हा तक नहीं जला, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें माफ करने को तैयार हैं अगर तुम हमारा सोना लौटा दो, और हम तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा देंगे। शहंशाह, मैं आपको उस जगह का पता बता सकता हूँ जहां मैंने वो सोना छुपाया है। आप अपने इन सिपाहियों से कह के वहां से अपना सोना मंगवा लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर वहां पर सोना नहीं मिला तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। अब बताओ, कहां छुपा रखा है तुमने सोना? मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है महाराज। मेरे घर के पीछे एक नदी बहती है जिस पर एक पुल बना है। उस पुल को जैसे आप पार करेंगे तो वहां से 250 कदम पूर्व दिशा की ओर जाएं, फिर वहां से उत्तर दिशा की ओर मुड़े और 150 कदम चले। वहां पहुंचने के बाद आप वापस पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाए और 100 कदम चले, और जहां पहुंचे वहां अगर आप 2 हाथ जमीन खोदेंगे तो आपको सारा सोना मिल जाएगा महाराज। ठीक है, सिपाहियों जाओ और सोना ले आओ। सिपाही चोर के बताए हुए रास्ते पर जाते तो हैं, पर उन्हें सोना नहीं मिलता। वे वहां से खाली हाथ लौटकर आ जाते हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर काफी नाराज होते हैं। तुम्हारी ये गुस्ताखी कि तुमने हमसे झूठ कहा। हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। नहीं महाराज, नहीं। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे बचा लीजिए बिरबल, मुझे बचा लीजिए। आप ही मुझे इस सजा से बचा सकते हैं बिरबल। महाराज, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो ना ये चोर झूठ बोल रहा है, ना ये सिपाही। ये कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो बीरबल? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्षमा करें महाराज, किंतु मैं सच कह रहा हूं। अगर सोना वापस लाना है तो इस चोर को साथ ले जाकर उसी जगह पर दोबारा खोदें। तुम क्या कह रहे हो बीरबल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर वहां सोना ना मिला तो उस चोर के साथ तुम्हें भी सजाए मौत दे दी जाएगी। मुझे मंजूर है जहांपना। उस चोर के साथ उसी जगह जाने पर सोना मिल जाता है। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। अकबर के मन में भी कुछ इसी तरह की बात चल रही थी। ये कैसी पहेली है बीरबल? महाराज, वो चोर झूठ नहीं बोल रहा था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी समझ गया था कि मांजरा क्या है। इस चोर की कद सैनिकों की कद से काफी छोटी है, इसलिए जब सैनिकों ने उतने ही कदम पर ढूंढा तो वो उस जगह से काफी आगे निकल गए थे। लेकिन जब ये चोर साथ था तो उसके कदम गिनने की वजह से हमें सोना मिल गया। तो इस तरह से बिरबल की चतुराई से उस चोर की और उसकी बेटी दोनों की जान बच गई। महाराज की जय हो। तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया और इस क्लिप को देख करके आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर ढंग का मेजरमेंट नहीं होता, अगर बीरबल उसे वापस नहीं ले जाते तो शायद वो निर्दोष बेचारा वैसे ही मारा जाता।
ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, वैसे हजारों हजार एग्जाम्पल हैं कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ तब से इस मेजरमेंट की जरूरत पड़ी और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इसके पैरामीटर्स बनाए गए। बहरहाल हमारे लिए जो पहली चीज़ है पढ़ने के लिए वो है आपका पहला टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी। बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कि किसे बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर पाएं। मैं कहूं कि एक लड़की से प्यार करती है, कितना प्यार करती है। एक बंदे को चोट लग गई और उससे बहुत दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। क्या आप इसे मेजर कर सकते हैं? क्या इसे कोई नंबर दे सकते हैं? एक पेंटर आया और उसने एक तरफ की दीवार पेंट की, एक दूसरे पेंटर से आपने दूसरे तरफ की दीवार पेंट कराई। जब आप बीच में खड़े हुए और दोनों तरफ की दीवार आपने देखी तो आपको समझ में आपको लगा भाई कि मुझे दूसरे तरफ की दीवार ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, मुझे खुशी मिल रही है देखने में। ये जो हैप्पीनेस है इसका क्या कोई मेजरमेंट है? क्या आप इसे कोई नंबर दे सकते हैं कि मुझे हाँ ये वाला पेंटर इससे 10, 20, 50 इतने टाइम्स ज़्यादा अच्छा पेंटिंग कर रहा है? नो, बिकॉज पेंटिंग इज अ स्किल, एक आर्ट है वो, आप उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम एक नंबर दे सकें और जो फिजिक्स के कुछ लॉज को फॉलो करती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि वो फिजिक्स के कुछ न कुछ नियमों के ऊपर चलती हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको लिख लेते हैं, ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी which can be measured and follows laws of physics called physical quantity। ऐसी क्वांटिटीज जो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मैंने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसलिए कहा है क्योंकि मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपने हाथ पे रखा, इसके बाद मैंने इससे भारी कोई ऑब्जेक्ट उसको अपने हाथ पे रखा, उससे भी ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट रखा, तो मुझे कुछ महसूस हुआ और मैंने कहा कि इसके अंदर कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरे हाथ को दबा रही है। बाद में चल के हमने उसका मेजरमेंट किया और पाया कि हाँ उसे एक नंबर दे सकते हैं और उसे हम बोलते हैं वेट। वेट इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड वेट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस सबस्टेंस। इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसका हमने नाम बस रखा। वेट बनती किससे? मास से। वेट हम किससे मेजर करते हैं, किससे बनाते हैं? मास से। मास इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मेरे हाथ को दबा रहा था नीचे की तरफ, तो हमने एक नाम दिया इसको मास। इसके पास वो प्रॉपर्टी है मास। अब ये मास फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या इसे हम कोई नंबर दे सकते हैं। तो हाँ, आगे चल करके ये पॉसिबल हुआ, मास को हम मेजर कर पाए और मास भी फिजिक्स के कुछ नियमों पे ही चल रहा था, तो हमने कहा कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। हमने फिजिकल क्वांटिटी का एक डेफिनेशन बना लिया कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड एंड फॉलोज लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी प्रॉपर्टीज किसी सबस्टेंस की जो मेजर की जा सके, जिनको कोई ना कोई नंबर दिया जा सके और फॉलो करती हैं फिजिक्स के लॉज को, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। और जो नहीं फॉलो करती, जिनको हम कोई नंबर नहीं दे सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे हैप्पीनेस, जैसे कोई दुखी है, कोई स्किल है, कोई आर्ट है, इस टाइप की कोई चीज हो गई तो जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। बेसिकली मैं समझाना चाहता हूं कि एक क्वांटिटी जिसको हम एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम नाम देने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, और एक प्रॉपर्टी जिसको हम नहीं बोल सकते फिजिकल क्वांटिटी, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो हमने ये देखा कि एक को हम मेजर कर सकते हैं और वो कुछ न कुछ नियमों का पालन करते हुए चल रही हैं आगे वो कुछ न कुछ फिजिक्स के लॉज को फॉलो करेंगी, और एक ऐसी है जो किसी लॉ को फॉलो नहीं करती। अब हैप्पीनेस यानी हम कितने खुश हैं, ये किसी लॉ को फॉलो नहीं करती। दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने इनमें डिफरेंस बना लिया और फिजिकल क्वांटिटी की एक डेफिनेशन तैयार कर ली कि ऐसी प्रॉपर्टी जो फिजिक्स के नियमों का पालन करती हों और जिन्हें हम कोई ना कोई नंबर में एक्सप्रेस कर पाएं, रिप्रेजेंट कर पाएं, बता पाएं कि इसके पास 10 है, इसके पास 20 है, इसके पास 100 है, कोई ना कोई नंबर दे पाएं एक। ऐसी क्वांटिटीज को बोला गया फिजिकल क्वांटिटी। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? तो दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
नेसेसरी हैं। दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ गायब कर दो तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। वो दो चीज़ें हैं आपका, एक है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। अब ये यूनिट क्या भला है, यूनिट किसे बोलते हैं? सो यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। माने अगर मैंने कहा कि एक टेबल, मैंने ऐसे हाथ लगाया और टेबल के दोनों कोनों पर, तो मेरा हाथ इतना फैल गया। एक दूसरे टेबल को मैंने ऐसे हाथ फैलाया तो मेरा हाथ इतना फैल गया। तो मैंने कहा कि ये इतना कम, ये इतना ज़्यादा, क्या इसे हम मेज़र कर सकते हैं? तो हमने मेज़र कर लिया और बाद में चल करके उसका नाम रखा लेंथ। लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने कहा कि अब ये जो हम ज़्यादा कम बोल रहे हैं और इसको नंबर दे दिया कि ये 2 है, ये 10 है, ये 20 है, क्या इसकी कोई यूनिट बना सकते हैं? और यूनिट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का क्या मतलब है? सो पहले हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया कि सबसे पहले 1 मीटर लेंथ, चूंकि लेंथ की यूनिट हमने बनाई मीटर, तो मीटर में भी हमने पहले यूनिट बनाया। यूनिट का मतलब ही होता है 1 मीटर। मीटर हमने यूनिट डिसाइड की और फिर यूनिट क्या है? 1 है। सो 1 मीटर इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। 1 मीटर क्या हो गई? स्टैंडर्ड वैल्यू। अब 1 मीटर के बाद हमने उसी से कंपेयर करना शुरू किया। एक 10 मीटर है, इमेजिन करो कि आपको 10 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो जहां आप कपड़ा लेने जाते हैं उसके पास एक स्टिक है जो 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके पास, उसी को बोला जाएगा यूनिट। अब उसी की हेल्प से उसने 10 बार उसको घुमा दिया कपड़े के ऊपर, आपको 10 मीटर कपड़ा मिल गया। मैंने क्या किया? उसने कंपेयर किया, किससे? स्टैंडर्ड वैल्यू से। मेजरमेंट करने के लिए लेंथ का ही मेजरमेंट किया, उसी स्टैंडर्ड वैल्यू से बार बार उसको रिपीट करके कंपैरिजन किया। सो पहले डिफाइन कर लेते हैं यूनिट। यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी for the purpose of comparison। कंपैरिजन के पर्पस के लिए आपने सबसे पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड की। हम उस स्टैंडर्ड वैल्यू को आगे चल करके डिफाइन भी करेंगे कि 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या है, कैसे बनाया हमने 1 मीटर, कैसे बनाया हमने 1 किलोग्राम, कैसे बनाया हमने 1 सेकेंड, वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी उसको हमने कैसे बनाया, आगे चल करके उस पर बातें करेंगे। बट यहां हम यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं, तो यूनिट को डिफाइन करने का तरीका है कि किसी भी क्वांटिटी का जब हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते हैं तो करते क्या है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, एक वैल्यू जिसको हमने स्टैंडर्ड बना ली है उससे बार बार कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करने का काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी हो गई, यूनिट हो गया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। से फॉर एग्जांपल मान लो मुझे लेंथ मेजर करना है, सो लेंथ मेजर करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेकर के और एक पॉइंट दूसरा है, यहां तक का लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, और मैं आपसे कहूं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, और आप कहें कि 2, उसके आगे की चीज हटा दें, उसकी यूनिट हटा दें, क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? 2 बोल देने से आपको पूरी जानकारी मिली है? आंसर इज नो, नहीं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर मैं बोलूं कि यहां से वहां तक का डिस्टेंस किलोमीटर है, अभी भी अधूरी है। अब उन दोनों को जोड़ के बोलो एक साथ, यहां से वहां तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, अब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। मतलब ये कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी पूरी तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब उसके पास दो चीजें होंगी। रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें नेसेसरी हैं, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। सो दो चीजें जरूरी हो गई, एक नंबर n और दूसरा यूनिट। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यू से मैंने रिप्रेजेंट किया है क्वांटिटी को। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए नंबर, डिजिट एंड इट्स यूनिट। यूनिट और नंबर को मिला करके एक फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल।
फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होता है, और किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये बात समझ में आती है। चलो अब आते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी जो भी हमको नेचर में मिली, क्या उसको हमने किसी पार्ट में डिवाइड किया, उसका नेचर कैसा होता है, तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी नेचर में हमको एज इट इज मिलती हैं, एज इट इज का मतलब वो किसी दूसरे में रिप्रेजेंट ना की जा सकें, वो किसी दूसरे अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो। चलो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, पहले मैं रब कर देता हूं। सो अब बात करेंगे कि कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। तो पहला हमारा है कि जब हमें एक्सपेरिमेंट हमने किया और कुछ क्वांटिटीज हमको मिली, तो उनका नेचर हमने चेक किया कि वो उनका नेचर कैसा है। तो हमने पाया कि भाई वो ऐसी क्वांटिटीज मिली हमको जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं थी, जिनको हम किसी दूसरे क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो हमने बोला कि ये फंडामेंटल है। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और एक फनी सा एग्जांपल है जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जब आपके घरों में मान लो आपकी बड़ी बहन है और उनकी शादी का रिश्ता जो है ढूंढा जा रहा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे उसको जोड़ रहा हूं क्वांटिटीज के साथ, फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो जब भी हम ऐसे लड़कियों का रिश्ता लेके जाते हैं तो हमारे यहाँ जो चीज़ें चलती हैं कि हम क्या ढूंढते हैं, सामने वाले में क्या देखते हैं, बताओ मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे पहली चीज़ हम ढूंढते हैं। ऐसे लिस्टेड करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हम प्रायोरिटी देते हैं कि भाई इसकी ये चीज़ें होनी चाहिए, जिससे हम अपनी बहन की शादी करने वाले हैं उनमें ये चीज़ें होनी चाहिए। फॉर द मैरिज कौन कौन सी क्राइटेरिया आप मान के चलते हैं कि ये होनी चाहिए, बताइए। इनकम, इनकम भाई फाइनेंशियल स्टेटस होना चाहिए, कमाता कितना है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जब भी आप शादी का कार्ड लेके जाते हैं या फिर कहीं कोई लेके आता है तो ये सवाल सबसे पहले पूछा जाता है कि लड़का कमाता कितना है। ये क्वेश्चन तो सबसे पहले अराइज होता है। सो फर्स्ट इज इनकम। सेकंड, सेकंड बोलो। एजुकेशन। एजुकेशन। हालांकि एजुकेशन अब चलन में आया है, एजुकेशन को आज हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पहले के टाइम पे तो ये होता था कि पढ़ाई लिखाई को लोग इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, सिर्फ ये था कि किसके पास कितनी ज़्यादा ज़मीन है और चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। पढ़ाई लिखाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। बट आज के टाइम पे एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर दिस, दैट इज मैरिज। नेक्स्ट, फैमिली बैकग्राउंड। ऐसा तो नहीं कि मवाली वाले खानदान से है, झगड़े वाले किसी खानदान से है, परिवार में कोई उथल पुथल है, दिक्कत है, तब भी नहीं कर सकते आप। चलो 3 हो गया। और गुड हेल्थ। हेल्थ, गुड हेल्थ। एक चीज तो भूल गए, एज। इट्स एन ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। भाई ऐसा तो नहीं कि जीजा जी आपके 6 साल के हैं और आपकी दीदी 22 साल की। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो एज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अपीयरेंस। अपीयरेंस, गुड लुकिंग, दिखना अच्छा चाहिए। गुड हैबिट, लड़का कमाता बहुत है लेकिन गवाता बहुत ज्यादा है, हैबिट अच्छी नहीं है, तो हैबिट भी अच्छी होनी चाहिए। सो दीज आर द इसेंशियल कंडीशंस और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मैरिज। जस्ट सिमिलर इन द केस, फिजिकल क्वांटिटी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती, जिन्हें हम किसी दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, और यहां मैं ऑब्लिक करके यूनिट भी लिख देता हूं। जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो जहां पे क्वांटिटीज है वहां पे क्या डाल देंगे आप, यूनिट। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो कौन सी यूनिट बोली जाएगी, फंडामेंटल यूनिट। तो वो क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट
which cannot be expressed in terms of other quantities are called fundamental quantities. For example, mass, length, टाइम और भी ऐसी क्वांटिटीज हैं, और हमने ऐसी क्वांटिटीज को की लिस्टिंग की और लिस्ट बना के चेक किया कि हमारे नेचर में ऐसी कितनी क्वांटिटीज मिलती हैं जो फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल का मतलब समझ गए आप, जिन्हें हम किसी दूसरी क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस ना कर पाएं। उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो खुद की है, वो हमने नहीं बनाया। इसके अंदर जो कंटेंट है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उन्हें हमने नहीं बनाया। ये इसको हम यानी इसके नंबर्स को हम किसी दूसरे टर्म में, किसी दूसरे क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज जो इसके अंदर की प्रॉपर्टी थी, जिसको हमने कहा मास, इसे हम किसी दूसरे टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑब्लिक, और उसकी यूनिट को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। इसीलिए मैंने यहां पर आपको ये एग्जांपल दिया, क्योंकि जैसे मैंने 7 बेसिक क्राइटेरिया बनाए हैं यहां पर शादी के लिए, वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी जब हमने लिस्ट बनाया तो पाया कि 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है। 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उन्हें एक एक करके मैं यहां पर लिख देता हूं। मास, लेंथ, टाइम, बाद में चल के एक और क्वांटिटी जुड़ी इसमें, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, 6 अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, एंड 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 टाइप की आपकी जो क्वांटिटीज थी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। मतलब आप इस क्वांटिटी के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं हो सकते थे। ये क्वांटिटीज नेचर में इसकी प्रॉपर्टी एज इट इज आपको मिलती थी, इसको आप किसी दूसरे टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। तो ऐसी क्वांटिटीज की हमने एक लिस्ट बना ली और बोला कि इस क्वांटिटीज को बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। जब एक्सपेरिमेंट करके चेक किया तो पाया कि हमारे नेचर में 2 और क्वांटिटीज मिलती हैं जिनको भी हम किसी दूसरे टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन बाद में देखा कि उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन मिला, तो हमने उसको इस लिस्ट के अंदर ना रख के उसको 2 अलग क्वांटिटीज बना ली और उसको बोला सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जैसे ये तो इसेंशियल है, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट आप मांग सकते हैं। बहुत अच्छा घर हो लड़के का, मोबाइल फोन है कि नहीं है, कार है कि नहीं है, दीज आर ऑक्सिलरी, मतलब इसके अलावा सप्लीमेंट्री है कि नहीं उसके पास। सो हमें भी नेचर में कुछ क्वांटिटीज और मिली जो इसके अलावा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोली गई, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में थी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये 2 क्वांटिटीज मिली जिन्हें हमने कहा कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगी, क्योंकि ये भी फिजिकल क्वांटिटी की तरह ही काम कर रही थी, वैसी ही हमको नेचर में मिली, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बहुत उनसे अलग हो गई। तो इसीलिए हमने इनको इस 7 वाली लिस्ट से बाहर रख दिया और इन्हें बोला दीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जैसे मैंने कहा कि सप्लीमेंट्री चीजें भी आपको चाहिए होती हैं, वैसे ही यहां पर भी नेचर में भी सप्लीमेंट्री चीजें अवेलेबल थी, तो इन्हें बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब इसके आगे फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किसी दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ऐसी क्वांटिटीज जो हमने 7 टाइप की क्वांटिटीज का नाम दिया अभी, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किसी दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज मिलती हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो दूसरे टाइप की जो क्वांटिटीज मिली हमको, उनका नाम रखा हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब है डिराइव हुई हैं किसी न किसी से,
अब किससे डिराइव हुए हैं? तो हमारे पास एक ही क्वांटिटी थी पहले, फंडामेंटल। फंडामेंटल में मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, टेम्परेचर, मतलब इसी के ऊपर डिपेंड थी ये सब। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज थी, डिराइव्ड यूनिट्स थी, वो किसके ऊपर डिपेंड थी? वो फंडामेंटल के ऊपर ही डिपेंड थी, वो उन्हीं से बनती थी। यहां मैंने ऑब्लिक लगा दिया है, जहां क्वांटिटी लिखूंगा मैं वहीं आप लिख लेंगे यूनिट। सो दोज क्वांटिटीज which can be expressed in terms of other quantities are called derived quantities or unit. Example: वेलोसिटी, डेंसिटी, फोर्स, ये सब ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटली जो क्वांटिटीज मिली थी उनके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को हम जब लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे पढ़ेंगे आप, डिस्टेंस फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। सो दो फंडामेंटल अलग अलग क्वांटिटीज की हेल्प से हमने एक तीसरी क्वांटिटीज बनाई और उसको बोला वेलोसिटी है वो। जैसे मैं कहूं कि इस कमरे की लेंथ कितनी है, तो इस तरफ से देखो तो मान लो 8 मीटर, 5 मीटर, जो भी कह लो 5 मीटर, ये वाली लेंथ। तो हमने कहा कि अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, दिस इज लेंथ और दिस इज विड्थ, सो विड्थ इज अगेन ए लेंथ। अरे चौड़ाई भी तो एक तरह की लंबाई ही है, वो भी तो लंबाई है, बस हमने इस तरह गए एक डायरेक्शन में तो हमने कहा कि ये लेंथ है। जब हमने डायरेक्शन चेंज किया तो हमने कहा ये विड्थ है तो अभी भी लेंथ, उस तरफ भी तो हम लेंथ ही देख रहे हैं। सो लेंथ को अगर हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इस कमरे का एरिया मिल गया। सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। किससे बना? 2 बार हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही हम लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? वॉल्यूम। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। सो लेंथ तो फंडामेंटल है, लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल गया? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज ए डिराइव्ड क्वांटिटीज। वॉल्यूम की यूनिट भी क्या होगी? डिराइव्ड यूनिट्स। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किसी दूसरे टर्म में, किसी दूसरे क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए, उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, अभी मैं लिस्ट भी बना दूंगा। फंडामेंटल 7 टाइप की क्वांटिटीज के यूनिट, उनके सिंबल भी लिख दूंगा। हालांकि इसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा और उसमें आप चेक कर सकते हैं, और वो प्रीफिक्स या छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट सब याद भी रख सकते हैं। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे फिजिक्स में काम आएगा। आगे चल करके इसमें जो टॉपिक्स एक एक करके जो आगे बढ़ेंगे तो उसमें जो टॉपिक मिलेंगे आपको, जैसे डायमेंशनल एनालिसिस, एरर, ये पूरे फिजिक्स में काम आने वाली चीजें हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को, और इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा खासा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी हेल्प से आपको पूरे फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, यूनिट और डायमेंशन को लेकर के कम से कम। सो 2 टाइप की हमने क्वांटिटीज बनाई, फिजिकल क्वांटिटीज। एक फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं होती थी, जो किसी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती थी, उस क्वांटिटीज का नाम हमने रखा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसी कुछ क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से डेराइव होती थी, जो उन पर डिपेंड होती थी, जो उनके टर्म में एक्सप्रेस होती थी, तो उनको बोला डिराइव्ड क्वांटिटीज। और उसके कुछ एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के। बट फंडामेंटल कितने टाइप की होती हैं? 7। और 2 सप्लीमेंट्री, 2 टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमने ढूंढी, वो थी आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि ये जब मेजरमेंट हम करते हैं, और सिविलाइजेशन जब से अपना स्टार्ट हुआ होगा, जब से हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया होगा, तब से लेके और आज तक बहुत सारे चेंजेस हुए। तब जो तरीका था अपना, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी खामियां थी, उसमें बहुत सारी कमियां थी। जैसे अलग अलग कंट्रीज में आपस में ट्रेड नहीं होता था, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था, ये जो गैप मेंटेन था, इस वजह से लोकल में अलग अलग जगह पे अलग अलग चलन था मेजरमेंट का। कहीं पे पत्थर को इतने बड़े रखकर और बोलते थे कि ये हमारे मेजरमेंट का तरीका है, कहीं पे
मतलब मेजरमेंट का अपना अपना तरीका था। सो स्टैंडर्ड हमारे पास दो ही ऐसे तरीके थे जिनको हम हिस्ट्री में जानते हैं कि वो कंट्रीज जो सबसे पहले सिविलाइज्ड हुई उन लोगों ने अपने मेजरमेंट का तरीका क्या बनाया। सो फ्रेंच वाले जो यूज करते थे उसे हम आज जानते हैं सीजीएस, जो पुराना एक सिस्टम है अपना सीजीएस सिस्टम, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और एक दूसरा सिस्टम होता था एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। सेकेंड को दोनों लोगों ने कॉमन रखा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मतलब टाइम की यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। बाकी वेट मास और लेंथ, इन दोनों की यूनिट अपने अपने हिसाब से रखी। अब वो उनके मेजरमेंट का तरीका था, वो अपने हिसाब से मेजर करते थे। अभी मैंने जो आपको वीडियो क्लिप दिखाया उसमें भी आपने देखा होगा कि अगर स्टैंडर्ड वैल्यू ना हो हमारे पास, अगर रहा होता उस टाइम पे 1 मीटर लेंथ या 1 किलोमीटर लेंथ स्टैंडर्ड वैल्यू, तो दोबारा से उस पर्सन को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट चूंकि स्टैंडर्ड नहीं था, वो 250 कदम ही गिन रहे थे, 200 कदम ही गिन रहे थे, तो वो अपने कदमों से जा रहे थे। यही था प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि इंडिया में मेजरमेंट का कुछ और पैरामीटर, यूरोप के अलग अलग कंट्री में कुछ और पैरामीटर। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ा मेजरमेंट हमारा, और जैसे जैसे लोगों के बीच में ट्रेड शुरू हुआ, व्यापार स्टार्ट हुए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ये एरोप्लेन जाना स्टार्ट हुआ, उसके बाद लोगों ने आपस में बैठ कर गए और इस पर डिस्कशन चालू किया कि कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है कि फ्रेंच वाले अपना यूज करें, ब्रिटिश वाले इंग्लिश वाला यूज कर रहे हैं एफपीएस सिस्टम, बाकी तो किसी किसी कंट्री में तो पता भी नहीं है कि उनको इतना नॉनसेंस और नॉन स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट का तरीका है उनका, वो किसी काम का नहीं है। उनके साथ अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे कि उनका मेजरमेंट का तरीका क्या है। ऐसे में प्रॉब्लम खड़ी होनी थी। तो सब लोगों ने एक साथ बैठक की और वेट एंड मेजर का एक ब्यूरो बनाया। ये ब्यूरो मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद सेवर्स में, पेरिस के पास एक गांव है सेवर्स, एक नदी के किनारे। आप एनसीईआरटी में देख लेना, उसका एग्जैक्ट लोकेशन लिखा है उसमें। तो वहां पर आज भी है वो, आज भी हर कंट्री से एक एक जो वेट एंड मेजर के लोग होते हैं वो जाते हैं और अपनी कंट्री के जो वेट एंड मेजर्स का स्केल है वो वहां पर डिफाइन करते हैं और फिर वहां पर बैठ के होती हैं। तो ये बहुत पुराने टाइम से चलता चला आ रहा है। तो उस टाइम पर लोग अलग अलग कंट्री से गए और उन लोगों ने अपने अपने कंट्री में चलने वाले मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन चालू किया। जैसे इंडिया में बहुत पुराना चलन था और आज भी कई चीज़ें हैं इंडिया में, पुरानी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं। जब हम लोग ज़मीनों को मेज़र करते हैं तो आज भी कहते हैं कि 10 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा। ये बीघा क्या है? ये बहुत पहले के टाइम से चल रहा है और आज भी चलता है, लेकिन आज हम कन्वर्जन समझ गए हैं। आज हम एक टाइप के सिस्टम को दूसरे टाइप के सिस्टम में कन्वर्ट करना सीख गए हैं, इसीलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं खड़ी होती है। लेकिन उस टाइम पर जब एक कंट्री के लोग यहाँ आते थे या यहाँ के लोग जब जाते थे तो प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि यहाँ के लोगों का पैरामीटर कुछ और वहाँ के लोगों का मेजरमेंट का तरीका कुछ और। यहाँ के लोग बड़े से पत्थर को रख लेते थे एक तरफ, तराजू के एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है सामान रखते थे और लोगों से बोलते थे भाई यूरोप से जो आया है इतना सामान इस तरफ रखो। वो बोलता था भाई ये तो मैं कम मेज़र करके लाया हूँ, मेरा स्टैंडर्ड मेजरमेंट का तरीका है, आपका बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड है। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया गया, वहाँ पर बैठक की गई और लोगों ने अपने अपने कंट्री के जो मेजरमेंट का पैरामीटर था, जो मेजरमेंट का बेसिकली मेजरमेंट किया जाता था जिस तरीके से, वो तरीका जाकर के वहाँ डिस्कस किया। सो ऐसे पाया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो एक सिस्टम सबसे पहले जो बनाया गया वो था एमकेएस सिस्टम, कि हम लेंथ को मीटर में मेजर करें, वेट को किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड ही रहने दिया गया। बाद में चल करके इसको डिफाइन भी किया गया और इसको स्टैंडर्ड किया गया और उसका डेफिनेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड स्टैंडर्ड क्या होता है। बहरहाल एमकेएस सबसे पहले बना। बाद में उसके बाद जो सबसे पहले क्वांटिटी आई वो आई करंट। इसीलिए इसको, इसके आगे कहीं कहीं आपने देखा होगा बुक्स में एमकेएस से लिखा होगा। एमकेएस से का कुछ ज़्यादा अलग से मतलब नहीं है। एमकेएस तो चल ही रहा था। जब करंट डिसाइड हुआ तो करंट किसने सबसे पहले करंट को डिफाइन किया? एम्पियर ने। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्हीं के नाम का पहला लेटर इसमें जोड़ दिया गया। सो ये सिस्टम पूरा बन गया एमकेएस सिस्टम। लेकिन अभी भी दिक्कत थी, क्योंकि हमारे पास 7 तरह की फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज थी और हमने केवल 4 ही बनाया हुआ है, तो अभी भी दिक्कत थी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए सबकी स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड की गई और इन सब को कॉमन कर दिया गया। भाई आप अपना यूनिट बनाए हैं, यूज करिए,
कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपना यूनिट चलाया है अपनी कंट्री में, यूज कीजिए, क्योंकि कंट्री के हर लोगों को एक साथ एक यूनिट में ढाल पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन एक कॉमन यूनिट बना दी जाए जो पूरे अलग अलग कंट्री के लोगों के लिए कॉमन हो जाए, उनके लिए एक जैसा हो जाए, कि अगर यहाँ का कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया जाता है, यहाँ का कोई बंदा यूरोप में जाता है, अफ्रीका में जाता है, तो जो 1 मीटर की लेंथ यहाँ पे है कि इतना बड़ा 1 मीटर बोला जाएगा, वहाँ पे भी इतना बड़ा 1 मीटर बोला जाएगा। किसी भी कंट्री में चले जाएं तो वो 1 मीटर ही रहे। सो इसको दूर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया और उसका नाम रखा गया सिस्टम डी इंटरनेशनल। ये एक फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि ये पूरा का पूरा काम फ्रांस में हो रहा था, फ्रेंच लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थे, इसीलिए ये एक फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम डी इंटरनेशनल। शॉर्ट में इसको बोला जाता है SI सिस्टम। SI सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो डिसाइड हो गया वो पूरे वर्ल्ड के लोग पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में वो लेंथ, वो मास, वो टाइम उतना ही चलेगा, सब लोगों के लिए वो कॉमन हो गया। हाँ, इसके बाद इसके ऊपर और काम किया गया, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, कितना डेसीमीटर है, और कितने यूनिट कन्वर्ट किया सकते हैं, ये चीजें हो गई कि हम कन्वर्जन सीख गए। हमें आज पता है कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं। नहीं तो आज भी हम अपने कमरे जो बनाते हैं, और हमारे यहाँ के जो कमरे बनाने वाले लोग होते हैं, वो 10 बाई 10, 10 बाई 8, ये 10 बाई 8 जो बोलते हैं वो फीट में ही तो बोलते हैं। वो ब्रिटिश वाला तो यूज करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लोगों ने बहुत टाइम तक यहाँ पे रहे हैं, तो उनके इस सिस्टम को आज भी हम अडॉप्ट किए हुए हैं। हाँ, इंजीनियर्स जब बनाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कन्वर्जन जानते हैं, उन्हें मतलब पता होता है कि 1 फीट में एक कितने मीटर होता है। अगर इसका एरिया आपने कहा कि 10 बाई 8 का है, 10 बाई 8 का मतलब 10 × 8, तो उन्हें पता है कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं, वो मीटर स्क्वायर में उसका एरिया बता देंगे आपको। बहरहाल ये सब चीजें तो हम कन्वर्जन में सीखेंगे, लेकिन जो सिस्टम चला आ रहा था उसकी कमियों को दूर करने के लिए इस सिस्टम को लाया गया। SI सिस्टम बोलते हैं इसको। और उस 7 टाइप की जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उस 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए SI सिस्टम डिसाइड किया गया कि उनकी यूनिट SI में क्या होगी। तो अब इसके बाद मैं वो 7 बेसिक टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज का SI सिस्टम में यूनिट लिखूंगा और उनके सिंबल जान लेंगे एक बार, और फिर उस सिंबल की यानी उस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी बता दूंगा मैं आपको। चलो, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए अब क्वांटिटी का सिंबल, उसकी SI यूनिट और सिंबल, यूनिट का सिंबल, ये तीनों लिख लेते हैं। कितने टाइप की हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी थी? 7। एक एक करके सबको लिख लेते हैं। फर्स्ट, मास, M से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। यूनिट क्या होती है? SI यूनिट किलोग्राम, और यूनिट किस लिए सिंबल यूज करते हैं हम? kg। दूसरा, क्वांटिटीज हम लेते हैं, लेंथ L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट SI यूनिट मीटर। नेक्स्ट, टाइम, T से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, SI यूनिट सेकेंड, और सिंबल S। इलेक्ट्रिक करंट, I से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी SI यूनिट एम्पियर। एम्पियर ने इसको डिफाइन किया था सबसे पहली बार, इलेक्ट्रिक करंट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया था एम्पियर ने। एम्पियर में पहला लेटर जो लिखेंगे वो स्मॉल लेटर लिखेंगे, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जब इसका सिंबल देंगे इसके यूनिट का तो कैपिटल A। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर और टाइम दो के लिए हम T यूज नहीं कर सकते, और यहां पर थोड़ा सा मामला फंस जाता है, तो इसीलिए हमने इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं रखा हुआ है। यहां पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। इसकी SI यूनिट होती है केल्विन, और K से इसको लिखते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। SI यूनिट मोल, और रिप्रेजेंट करने का तरीका MOL। और सातवीं अपनी क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी
SI यूनिट, कैंडेला, CD, केवल C और D लिख करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद दो और क्वांटिटी मिली थी जिनको हमने बोला था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। वो सप्लीमेंट्री थी जिनको हमने इस 7 क्वांटिटी में नहीं रखा हुआ था। उसमें से एक था आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का सीधा मतलब है कि दो लाइनें एक दूसरे के साथ कितना झुकाव है, एक दूसरे पे कितना झुकी हुई हैं। ये दो लाइन है, ये एक दूसरे के ऊपर कितना झुकी है। ये जो झुकाव इंक्लिनेशन हम मेजर करते हैं, उसी इंक्लिनेशन को ही हमने एक नंबर दिया, नाम दिया उसको, क्योंकि हमने उसको मेजर कर लिया तो इसीलिए उसको फिजिकल क्वांटिटी माना। अब चूंकि ये भी फंडामेंटल थी, इसीलिए उस 7 के अलावा हमने दो और बनाई, तो इसको नाम दिया प्लेन एंगल, चूंकि केवल दो लाइनों का इंक्लिनेशन था ये। और इसके लिए जो यूनिट डिसाइड की गई वो यूनिट थी रेडियन, RAD शॉर्ट में लिखते हैं इसको। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी थी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, वो था आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब ये हुआ कि जैसे एंगल हम जैसे मेजर कर रहे थे उसी तरह का कुछ इसमें भी होगा। सॉलिड का मतलब हुआ कि अब एक पूरा का पूरा एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल हम मेजर करते हैं। मानो ये एक ऐसे, ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया इस पूरे पार्ट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, उस एंगल को बोलेंगे सॉलिड एंगल। ये पूरा का पूरा कोन, जो कोन शेप का है, वो पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इस एंगल को बोलेंगे सॉलिड एंगल। आगे हम डिस्कस करेंगे और ज्यादा इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। लेकिन यहां चूंकि हम केवल लिस्ट बना रहे हैं और कितने टाइप की क्या होती है केवल ये लिख रहे हैं, तो 7 तरह की हमने बनाई जो बेसिक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। उनका सिंबल क्वांटिटी का, उनके SI यूनिट पूरा लिखा मैंने, और उसके बाद SI यूनिट का जो सिंबल है वो लिखा। देन वो जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी जिसमें एक था आपका प्लेन एंगल, दो सिंपल लाइनों के बीच में इंक्लिनेशन झुकाव, और इसके बाद एक पूरा सरफेस एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उसे बोला सॉलिड एंगल। इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी SI यूनिट होती है स्टेरेडियन। रेडियन में हमने ST जोड़ दिया, स्टेरेडियन। सो दीज आर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 आर बेसिक फंडामेंटल्स एंड 2 आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब लास्ट में एक छोटी सी चीज और रह गई है, उसे पूरा करके अपने आज का लेक्चर ये कंप्लीट करते हैं। ये यूनिट और मेजरमेंट का पहला पार्ट होगा, जिसमें केवल हम डिफाइन कर रहे थे चीजों को, हमें मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों है, मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके छोटे छोटे डेफिनेशन के ऊपर बात कर रहे थे। आगे इसके बाद ये डिस्कशन और इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसमें हमने एक 7 तरह की बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज उसके बारे में जाना, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल के से डिराइव होती थी उनके टर्म में एक्सप्रेस की जाती थी। इसके अलावा हमने 2 और क्वांटिटीज बनाई, जो क्वांटिटीज इस लिस्ट में नहीं रखी, उसको बोला सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसमें 2 क्वांटिटी हो गई, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। अब लास्ट में जो मैंने कहा छोटी सी चीज और रह गई है, जो हमने सिस्टम पढ़ा, ये सिस्टम में इस पूरे का यूनिट डिसाइड किया, इस पूरे का डेफिनेशन तैयार किया इसके यूनिट का, वो था SI सिस्टम। अब SI सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं SI सिस्टम के पास? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ SI सिस्टम? तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं। सो SI सिस्टम की प्रॉपर्टीज अब यहां नोट कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का मतलब है कि जैसे मैं कहूं कि जब सबसे पहले काम होता था और सबसे पहले अपना ये साइंस स्टार्ट हुआ और इसके अलग अलग ब्रांचेस बढ़ते चले गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में भी और बड़ा होता चला गया, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। जब ये बढ़ता चला गया तो हमें ज़्यादा यूनिट की ज़रूरत पड़ी, और जैसे जैसे ब्रांचेस चेंज हुए एक ही क्वांटिटी की कई सारी यूनिट बन गई। जैसे हीट एनर्जी एक टाइप की एनर्जी है, लाइट एक टाइप की एनर्जी है, साउंड एक टाइप की एनर्जी है, और मैकेनिकली जो हम वर्क करते हैं वो भी चेंज होती है। मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
अब सबके लिए क्या अलग अलग यूनिट होगी? तो अलग अलग फॉर्म्स जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए, तभी हम उसका यूज सही से कर पाएंगे। जैसे हीट को हम मेजर करते हैं कैलोरी में। आज भी आप जब दवा खरीदते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई भी खाने की चीज़ खरीदते हैं, तो उसके ऊपर कैलोरीज लिखी होती है। जो एनर्जी की यूनिट है वो कैलोरीज होती है कि इतने कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी। उसमें जूल नहीं लिखा होता, बट हम एसआई सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जूल मानते हैं। अब हमने कहा कि हमने बना लिया है एसआई सिस्टम में जूल, लेकिन अब यहाँ तो अलग अलग टाइप के एनर्जीज, अलग अलग टाइप की यूनिट डिसाइड हो गई है तो एनर्जी ही। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी, आपका जब बिल आता है तो उसमें लिखा होता है 10 यूनिट। यूनिट का मतलब उसमें आगे चल करके आप उसमें पढ़ेंगे तो किलोवाट आवर होगा कि इतने वॉट इतने घंटे के लिए चला, सो पूरा एक में जोड़कर बोलते हैं उसको किलोवाट आवर। सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब ये एक और एनर्जी, एक और यूनिट है तो एनर्जी क्वांटिटी, मतलब एक ही क्वांटिटी की कई सारे अलग अलग फॉर्म में एनर्जी मिली, यूनिट मिली। तो हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया कि ठीक है हमें कन्वर्जन पता है, आप यूज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आएंगे तो हम उस किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब इन सारे अलग अलग टाइप के यूनिट को एसआई सिस्टम के यूनिट में कन्वर्जन हमको पता है। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलोरी में हीट को मेजर करते रहिए। हम जब चाहेंगे, जब हमारी मर्जी होगी तो उसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो देयर इज ओनली वन यूनिट, देयर इज ओनली वन यूनिट फॉर वन क्वांटिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये थी पहली प्रॉपर्टी, मतलब ये कि अलग अलग टाइप की यूनिट हो सकती है। जैसे हीट को जब हम मेजर करते हैं तो कैलोरी में, काइनेटिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करते हैं तो जो हमारा एसआई सिस्टम है जूल बोलते हैं उसको, यही हमारा एसआई सिस्टम है। और इसी की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं कि ये रेशनल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब इसके पास रेशनलाइज करने की प्रॉपर्टी है। तो क्या हमारे पास जूल से कैलोरी और कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला है? हाँ है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हीट को हम बहुत जगह पे कैलोरी में मेजर करते हैं, फिर हम कन्वर्ट करके उसको जूल में बता देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो किलोवाट आवर में मेजर करते हैं और फिर किलोवाट आवर को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ये कि हमारे पास एक यूनिट है एनर्जी की, उसके अलग अलग फॉर्म्स में हम कन्वर्जन पता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोहेरेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब है कि कोई भी यूनिट को हम फंडामेंटल से डिराइव कर सकते हैं। एवरी यूनिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनकी यूनिट हैं, उन यूनिट की हेल्प से, जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, इन यूनिट्स की हेल्प से बाकी किसी भी अदर यूनिट को हम, किसी भी अदर क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। एवरी यूनिट कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी सबसे फेमस जानते हैं आप, मेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा यूजफुल है। इनटू 10 मेट्रिक प्रॉपर्टी आप समझते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये पूरे वर्ल्ड में एक साथ एक्सेप्टेड है, सबको ये सब पर लागू है, सब लोग इसकी भाषा समझते हैं। 1 मीटर जो हम समझते हैं वही 1 मीटर इंग्लैंड में, वही 1 मीटर ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूरोप के किसी भी कंट्री में। सो वो 1 मीटर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। उतना ही बड़ा लेंथ है, चाहे यहाँ पे आप लें चाहे कहीं पे भी लें। सो फोर्थ इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कभी कभार 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए। सो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब एक छोटी सी चीज और लास्ट में बस रह गया है कि एक यूनिट के कई फॉर्म जैसे हमने बनाए, तो क्या एक यूनिट को क्वांटिटी वही हो लेकिन कई सारे अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। टाइम को ले लीजिए, तो अगर मैं कहता हूं कि हमारी अगली क्लास, हमारी जो अगली क्लास होगी वो 7 दिन के बाद होगी, आप कहते हैं नहीं 7 दिन के बाद नहीं, 1 हफ्ते के बाद कीजिए। क्या इस दोनों में कोई अंतर है? क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्या टाइम बदल गया? टाइम तो वही रहा। चाहे मैंने कहा 7 दिन तो मैंने डेज, मैंने यूनिट रखा डेज तो 7 नंबर यूज करने पड़े। आपने बोला वीक तो आपको 1 यूज करना पड़ा। जैसे ही आपने यूनिट चेंज किया, नंबर चेंज हो गया, डिजिट चेंज हुआ, मतलब तो वही रहा कि आगे 30 दिन के बाद
ये काम होना है, या 1 महीने के बाद ये काम होना है, या 4 वीक 2 डेज के बाद ये काम होना है। मतलब तो वही है कि 52 वीक्स कहें, 365 डेज कहें, या 1 ईयर कहें, टाइम ड्यूरेशन तो वही है। सो 1 यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट 1 क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स। सो इसको ऐसे भी लिखते हैं, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये अब मुझे बस बताना था कि एक क्वांटिटी को कई अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस क्वांटिटी के मायने, उस क्वांटिटी का मतलब नहीं चेंज होगा, वो वही रहेगा। सो आज हमने केवल इतना सीखा कि बेसिक जो अपना फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है, मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है, मेजरमेंट में क्या क्या कमियां थी अलग अलग कंट्रीज़ में, और कहीं FPS चल रहा था, कहीं CGS चल रहा था, फिर बाद में हमने उसको MKS सिस्टम में कन्वर्ट किया। अभी भी हमारे पास काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ बची हुई थी, तो हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख ली कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक साथ काम कर गया। इससे हमको ये सहूलियत मिल गई कि आप अपने बनाए हुए यूनिट को चेंज मत कीजिए, बस कन्वर्जन सीख लीजिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बाकी जो फ्रेंच में यूज़ करते हैं CGS, वो वही रखिए। आप जितना बड़ा कहते हैं 1 सेंटीमीटर उतना ही बड़ा है। हम उसको कई बार मेजर करके देख लेंगे कि 1 मीटर की लेंथ में कितनी बार सेंटीमीटर आता है, फिर हम उसका कन्वर्जन आपको बता देंगे कि इन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और आप बस कन्वर्जन करके अपना काम चला लेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। अब अगले वीडियो में बात करेंगे इसके आगे। और याद रखो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एंटायर सिलेबस 11th एंड 12th, ये दोनों क्लास के लिए ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आने वाला है ये। सो आज यहीं पर अपनी क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।